नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पार्ट 2 यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए पार्ट 2 हम इसका स्टार्ट करते हैं। मैं अमित कुमार खत्री आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लेट्स लर्न विद अमित कुमार खत्री में। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, अगर इसका जो पार्ट 1 है अभी तक अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ऊपर की तरफ जो आई बटन है उसके अंदर देखिए, ठीक है। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिलेगा। आप उस चैप्टर के पार्ट 1 को जो है कीजिए। इसी के साथ साथ चैप्टर 1 भी अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो वो लिंक भी देखिए, आप ऊपर आई बटन में देख पा रहे हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। पार्ट फर्स्ट में हमने इस चैप्टर को अप्रोक्सीमेटली 55 to 60% कंप्लीट कर लिया था। आप देख पा रहे हैं ये स्पाइरल बैक्टीरिया है, ये रूट शेप बैक्टीरिया है, क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा एल्गी है, ये प्रोटोजोअन्स हैं। वहीं कुछ फंगी आप देख पा रहे हो, ये देखिए राइजोपस है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने जो बैक्टीरिया पढ़े थे वो फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, ऐसे बैक्टीरिया जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसी के साथ साथ आप इस साइड में देखिए ये वायरस का एक इमेज देख पा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव हमने स्टार्ट किया था और देखा था कि ये जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है किस प्रकार से हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, ठीक है, कि ये रोग जो किस प्रकार से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, ये हम आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास के द्वारा यानी कि ब्रीदिंग के द्वारा, रेस्पिरेशन के थ्रू, पेयजल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर एवं भोजन यानी फूड के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। भाई सीधी सी बात है कि ये जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आखिर किस माध्यम के द्वारा, किस मीडियम के द्वारा या किन पार्ट्स के द्वारा ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। तो देखिए, या तो नेजल के द्वारा, नाक के द्वारा एंटर करेंगे जब हम ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल करेंगे, हवा को इनहेल करेंगे, या फिर हम किसी फूड को हम इंटेक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो मुंह माउथ पार्ट के द्वारा अंदर जाएंगे। तो या तो हमारा फूड है वो इन्फेक्टेड है, या फिर हम जो माउथ पार्ट के द्वारा ही इंटेक करते हैं वाटर, उसके द्वारा जो है हम बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा जो है संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। यानी कि अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के जो भी कनेक्शन में आए, कनेक्टेड हो जाएं, उससे टच हो जाएं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट अगर हम उससे रखें तो भी हम बीमार हो सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क के द्वारा फैलता हो, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा फैलता हो, ऐसे जो भी डिजीज है उसको संचरणीय यानी संचार होने वाले रोग कहलाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। अब देखिए यहाँ पर ये एकदम काफी हिंदी में नाम इनके दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हैजा यानी कि कॉलेरा, सामान्य सर्दी जुकाम तो कॉमन कोल्ड, ठीक है, कफ, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग। इसके बाद जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है, स्नीजिंग करता है, तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। तो एक टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है हमारे जो स्नीजिंग के वक्त बाहर आती है बॉडी से, और उसमें आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा जो पैथोजन्स होते हैं, वायरस होते हैं, वो होते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो कोरोना इन्फेक्शन आप फैल रहा है, और कोरोना के अंदर सबसे पहले यही है कि आप किस तरीके से छींक लें, स्नीजिंग का जो पैटर्न है उसको थोड़ा बदलें, ठीक है, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, अपना जो रुमाल है, हैंडकरचीफ है, उसको क्लीन रखें,
ठीक है, मास्क लगा करके रखें। तो कुछ इस तरीके के वो क्यों हैं? क्योंकि वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, सूक्ष्म बूंदें हैं, वो सारी की सारी इस हवा में आ जाती है और इस एयर के थ्रू ब्रीदिंग के द्वारा हमारे रेस्पिरेशन जो है, हम जो ब्रीदिंग ले रहे हैं उसके साथ हमारे बॉडी में एंटर हो जाती हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। यानी कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कैरी करते हैं, क्या करते हैं? कैरी, उन पैथोजन को कैरी करते हैं या उनकी जो डिजीज है उसको कैरी करके लेकर के जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें हाउस फ्लाई, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। जो हाउस फ्लाई होती है वो कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, ठीक है। अब देखिए ये अलग अलग एनिमल एक्सक्रीटा हम कह सकते हैं, जंतु अपशिष्ट यानी एनिमल एक्सक्रीटा। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं और जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण पॉसिबल होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि बाहर का खाना, हर कहीं खुले में जो खाना रखा हुआ है वो हमें नहीं खाना चाहिए, वो इसीलिए कहा जाता है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना जो ज़्यादा है, वो जो बीमार होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। अब देखिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है जो क्या है, प्लाज्मोडियम का जो कैरियर होती है, प्लाज्मोडियम को कैरी करती है और यह जो प्लाज्मोडियम है उसके कारण मलेरिया नाम की बीमारी होती है। तो मादा एडीज मच्छर, अब एक अलग तरह का एडीज मच्छर है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देखिए थोड़ा सा अपने इमेजिनरी पावर को आप यहाँ पर इंक्रीज कीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस प्रकार से हम नियंत्रण कर सकते हैं, उसे किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, सबसे पहला कंट्रोल तो हम यही कर सकते हैं कि हमारे घरों के आसपास जो गड्ढे हैं, पिट्स हैं, उनमें पानी इकट्ठा न होए। बस यही सबसे पहला जो है यही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं। आप देखिए मादा एनोफिलीज मच्छर यानी कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो बूझो है, देखिए ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार से रोकते हैं? तो जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसको स्प्रेड होने से, उसको फैलने से आप किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं? देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? तो किस प्रकार से आप उसे रोकेंगे? अब देखिए यहाँ पर पहली नाम का जो कैरेक्टर है आपकी बुक में, वो क्या कह रहा है, हमें छींकते समय हमने अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। तो सोशल डिस्टेंसिंग, अब देखिए आपने एक वर्ड इन दिनों में नया सुना होगा कि हमें हर व्यक्ति से मिनिमम 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए, ठीक है। और जो अननोन पर्सन है उनसे हमें 6 फीट की दूरी और कम से कम 3 फीट तो होनी ही चाहिए, ताकि जो इस तरीके का जो इन्फेक्शन है उससे हम बच सके। सभी मच्छर, अच्छा अब ये पहली यहाँ पर क्या है, अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें? तो ये अभी अभी हमने जो देखा है, जो भी पिट्स हैं, ठीक है, वाटर जो अपने पड़ोस में, नेबरहुड में हमें इस तरीके का जो पानी है, खड्डों में पानी है, क्यों नहीं इकट्ठे होने देना चाहिए। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। देखिए जो भी मॉस्किटो हैं वो ब्रीड जो करते हैं वो पानी में ही करते हैं, वाटर में ही करते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित न होने दें। अब देखिए हमारे घरों में अगर कोई पुराने टायर्स रखे हुए हैं, कूलर के अंदर पानी इकट्ठा है, कूलर को भी देखिए वीकली हमें जो है क्लीन करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे जो फ्लावर पॉट्स हैं, फ्लावर पॉट का भी पानी हमें बदलते रहना चाहिए, उसके अंदर पानी, गंदा पानी इकट्ठा न रहे। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। तो देखिए हम ड्राई कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। तो ये अब एक टास्क की तरह आप इसे लीजिए कि आप किस प्रकार से जो मलेरिया को फैलने से रोकेंगे। इसके बाद में देखिए एक टेबल है आपके सामने, ये टेबल है कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग।
तो सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए अब यहाँ पर तो देखिए आप अगर इस टेबल को देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर बैक्टीरिया देख रहे हैं, वायरस देख रहे हैं, फिर आप बैक्टीरिया देख रहे हैं, इसके बाद में देखिए आप प्रोटोजोआ देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कुछ अलग अलग नाम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब इसका हम कंक्लूजन क्या निकालें? इसका कंक्लूजन सीधा सीधा हम निकालेंगे कि जो भी जो हमें बीमारियां हैं, ठीक है, वो सामान्यतया या तो हमें बैक्टीरिया से हो रही हैं, या फिर वायरस से हो रही हैं, प्रोटोजोआ से हो रही हैं। इनके अलावा कुछ और हैं जैसे कि हेलमिंथीज से हो रही हैं। क्लियर है? आपने सुना होगा कुछ पेट में कीड़े हो जाना। तो पेट में कीड़े हो जाना क्या है? उसमें पेट दर्द होता है, ठीक है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो वो है हेलमिंथीज के द्वारा जो कुछ बीमारियां हैं। पढ़ेंगे, उन सबको पढ़ेंगे, एक अलग से भी आपको आने वाले जो इन फ्यूचर इस जो चैनल है, मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपके जनरल साइंस से रिलेटेड। अभी तो अपन पर्टिकुलर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक बाउंडेशन है हमारी कि ये क्लास 8 की साइंस है, तो भाई क्लास 8 को ध्यान में रखते हम बेसिक फंडास को क्लियर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम जब ब्रॉड स्टडी करेंगे तो वहां पर हम जनरल साइंस के अकॉर्डिंग इन सब को करेंगे। आप आने वाले दिनों में इन वीडियोस को देख सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिए ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अगर हम इसके जो ट्रांसमिशन का मोड देखें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें, तो हवा के द्वारा, वायु के द्वारा, एयर के द्वारा है। और इस तरीके से अगर हम मीजल्स की बात करें तो मीजल्स जो है वो वायरस के द्वारा है, चिकन पॉक्स जो है वो वायरस है, पोलियो जो है वो वायरस के द्वारा है। और यहाँ मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो मीजल्स आप देखोगे वायु, एयरबोर्न डिजीज है। चिकन पॉक्स एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, इसी के अलावा वायु या एयर के द्वारा होता है। वहीं अगर हम पोलियो की बात करें तो ये वाटरबोर्न डिजीज है, इसी के साथ साथ एयरबोर्न डिजीज है। तो अब हम इसके बचाव के क्या उपाय करें? इसके बचाव के उपाय क्या है? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, ठीक है। एक तो आइसोलेट कर दे, हम उसको आइसोलेशन में रखें वो। और आजकल तो आइसोलेशन जो वर्ड है वो बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया आइसोलेशन, क्योंकि अभी जो डिजीज स्प्रेड है, जिन्हीं के कारण स्कूल की जो छुट्टियां हैं, आपकी स्टडी जो प्रभावित हो रही है, वो सारी की सारी आप देखोगे कि आइसोलेशन एक अभी इस कोरोना महामारी में आप अच्छे से वर्ड को समझ पाओगे। इसी के साथ साथ रोगी की जो भी व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। इसी के साथ उचित समय पर टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन करना चाहिए। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो है बैक्टीरिया। अब यहाँ पर देखिए आप हैजा देख रहे हो, टाइफाइड देख रहे हो। अब देखिए हैजा जो है वो कॉलेरा है, टाइफाइड को जो है हम टाइफाइड ही कहते हैं। हैजा जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब इनमें स्पेशल बैक्टीरिया है, इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। अब देखिए हैजा जनरली दूषित भोजन के द्वारा होता है, वाटरबोर्न डिजीज है, फूड के द्वारा भी हो सकता है। टाइफाइड भी जल के द्वारा होता है। अब इसके जो भी प्रिकॉशंस क्या हैं, बचाव के जो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पका हुआ भोजन करना, उबला पेयजल एवं टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ठीक है। बॉयल वाटर आप ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए हेपेटाइटिस ए एक लीवर की जो डिजीज होती है, ये वायरस से होती है, वाटरबोर्न डिजीज है। इसमें हम या तो वैक्सीनेशन करें, उबले हुए पेय पदार्थ का, पेय जल का आप प्रयोग करें। मलेरिया जो है, मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज है और मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। हमने देखा फीमेल एनोफ्लीज, इसमें क्या होता है, मच्छरदानियों का हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। मॉस्किटो नेट, इसी के साथ मच्छर भगाने वाले जो भी रसायन आते हैं, तो जो रिप्लेंट्स आते हैं, स्प्रे होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक का छिड़काव हमें करना चाहिए। मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए, तो जो उसकी जो ब्रीडिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को एक जगह इकट्ठे नहीं रहने देना चाहिए और अपने जो भी घरों में जो कूलर वगैरह हैं उनको साफ करते रहना चाहिए। इस तरीके से अब हम देखते हैं कि ये कुछ जो भी डिजीज थी, कॉमन डिजीज थी, जिनको हमने अभी पढ़ा। इसी के साथ आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय हमने इस टेबल 2.1 में पढ़े हैं।
अब जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अब देखिए सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट में हमने क्या बात की थी कि हमारे ये जो भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो हमें किस प्रकार से फायदा पहुंचाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, तो जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, तो ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे अंदर रोग फैलाते हैं। अब हम पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बात करेंगे, ये ध्यान रखना। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है। एक खुर पका मुंह पका एक डिजीज होती है। अब यहां पर आप देखिए एक थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है, मैं भी थोड़ा सा इसको हाईलाइट करूंगा। अब देखिए ये रॉबर्ट कॉच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो रॉबर्ट कॉच ने 1876 में रॉबर्ट कॉच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज। तो ये अब आप एक इसको याद रखने वाला फैक्चुअल बात है, आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कुछ सूक्ष्म जीव। अब देखिए जिस प्रकार से ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स के अंदर भी ये डिजीज उत्पन्न करते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक होते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट है, राइस है, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज एप्पल एंड अदर्स। इस कारण से क्या होता है कि फसल की उपज में कमी आ जाती है। अब ये रेड्यूस कर देते हैं हमारे रेड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ पर टेबल 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम टेबल देखते हैं आगे की। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल में आप देखिए सम कॉमन प्लांट्स डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। अब देखिए एक नींबू सिट्रस के ऊपर जो लेमन है उसके ऊपर कुछ डिजीज हो जाती है। लेमन के ऊपर आपको कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स होते हैं जिसे हम सिट्रस कैंकर कहते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये एयरबोर्न डिजीज है। और उसके बाद में हम गेहूं की रस्ट, ठीक है, गेहूं के अंदर यानी एक तरीके की रस्ट बन जाती है, प्रॉपर जो सीड कंटेन नहीं बन पाता है, ये एक फंगी के द्वारा होती है। ये क्या होती है? वायु के द्वारा और सीड्स के द्वारा। जो कंटेमिनेटेड सीड हैं यानी कि जो ऐसे बीज जिन पर पहले से ही फंगस लगी हुई है उनके द्वारा फैल सकता है, या एयरबोर्न एयर के द्वारा भी ये फैलता है। इसके अलावा भिंडी की जो पीत रोग है यानी कि येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा, तो हम यहाँ पर भिंडी भी कह सकते हैं, ओकरा भी कह सकते हैं, तो वो वायरस के द्वारा होता है। ये इंसेक्ट के द्वारा स्प्रेड होता है। इस तरीके से आप इस पूरी टेबल को जो है थोड़ा ध्यान रखिए, ये पूरी अच्छी है, ये एक स्टार्टिंग हम कह सकते हैं। इसके बाद में तो बहुत ये देखिए डिजीज हम बड़े लेवल पर पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है अपना फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन। अब देखिए ये खाद्य विषाक्तन क्या होता है? कई बार हम किसी पार्टी में जाते हैं और वहां पर खाना हम खा लेते हैं, हालांकि हमने खाना ज़्यादा नहीं खाया होता है, पर फिर भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है वो बीमार हो जाते हैं, उल्टी होने लग जाती है, या फिर हमने ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस फूड के अंदर कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डेवलप हो जाते हैं वहां पर, और वो उस पूरे फूड को कंटेमिनेटेड कर देते हैं। तो हम पढ़ते हैं ये विष या ये पॉइजन इसमें कैसे बनता है। यहाँ पर ये पहली को आश्चर्य हो रहा है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग जो है वो उसका जो उस स्पॉइल हो जाता है एक तरीके से फूड। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, और ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है।
अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं, हम भोजन को खराब होने से बचाएं। और देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, जब हम किसी भी फूड को खराब होने से बचाते हैं तो हम उसको फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य का परिरक्षण। हम घरों में किस प्रकार से खाद्य का परिरक्षण करते हैं? हम देखिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा अचार बनाया जाता है। अब मौसम हो रहा है, अब देखिए मई का महीना है, थोड़े दिनों में जो कैरी आएगी, कैरी का अचार डालेंगे। किस तरीके से डालेंगे? कैरी को पहले अच्छे से साफ करेंगे, उसके बाद में हम उसको कटिंग करके उसके अंदर साल्ट मिक्स करेंगे, उसके बाद में हम उसमें कुछ स्पाइसेस और ऑयल डाल करके हम उसको प्रिजर्व करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपने देखा होगा जैम और जेली, और जैम और जेली में क्या होता है, जो मेन जो कंटेंट होता है वो होता है उसके अंदर शुगर। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कुछ अचार वगैरह में विनेगर डला हुआ होता है। तो अब ये सारे के सारे प्रोसेस क्या है? फूड प्रिजर्वेशन के प्रोसेस हैं। आलू की चिप्स जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं या घर में बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? आलू को हमने क्या किया? सुखा लिया। तो हम उस फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम उसे या तो ड्राई करते हैं, हम उसको सुखाते हैं, उसके अंदर हम उसके साल्ट या शुगर को ऐड करते हैं, उसके अंदर ऑयल और स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, विनेगर के द्वारा कर सकते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं, खुले एवं नम स्थान पर रखी हुई ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। रोटी हो या ब्रेड हो, अगर वो थोड़ा मॉइस्चर है और हमने उसको थोड़ा सा कंजस्टेड या बंद कर दिया है, तो थोड़ा सा अगर वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज़्यादा है, तो आप देखोगे कि वहाँ पर फंगस डेवलप हो जाती है और वो पूरा का पूरा फूड जो है खराब हो जाता है, खाना खराब हो जाता है। तो सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है और इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। मे बी पॉसिबिलिटीज, उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर कभी आप अपने स्कूल में टिफिन भूल गए हों तो आपने देखा होगा कि जब उस टिफिन को खोला जाएगा तो बहुत फाउल स्मेल, बहुत गंदी बदबू आती है। और अगर आपने 1-2 बार भी किया ना, तो मम्मी कहेगी टिफिन भूल के मत आया कर भाई, वरना साफ करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को भी भाई उसकी फाउल स्मेल आती है ना। अच्छा, अब यहां पर ये पूछ रहा है हमसे, क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक केमिकल रिएक्शन है? चलो पढ़ते हैं इसको, आगे कंटिन्यू करते हैं। पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं। ठीक है, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी के द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या केमिकल रिएक्शन है? क्या सबसे पहली बात तो यही आ गई, ये क्या केमिकल रिएक्शन है? क्या भोजन का दूषित होना, फूड स्पॉइलिंग, क्या केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल, एक तरीके की हम केमिकल रिएक्शन ही कहेंगे। हाँ, बायोकेमिकल कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कंप्लीट हो रही हैं। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि ये जो आम हैं वो स्पॉइल हो गए हैं, रोटन हो गए हैं, सड़ गए हैं। तो वो क्यों सड़े? अब देखिए, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर है केमिकल मेथड, हम किस प्रकार से फूड को प्रिजर्व करें। तो उसका जो केमिकल मेथड क्या है, रासायनिक उपाय क्या हो सकते हैं? तो देखिए, केमिकल मेथड जो है, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। अब देखिए, हम जो घरों में जो भी अचार डालते हैं, ठीक है, जो भी पीकल आप देखते हो, पीकल यानी कि अचार, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम नमक डालते हैं, उसके बाद में हमारा जो ईटेबल जो ऑयल है, एडिबल जो ऑयल है, वो हम उपयोग करते हैं। अतः इन्हें परिरक्षक हम कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। अब ये जो भी केमिकल है ना, ये खाद्य अम्ल दिया गया है, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव्स जो है, ये साल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव्स हम इसको कहेंगे, और ये हम अचार में डालते हैं, पिकल के अंदर डालते हैं। अब ये क्या होते हैं? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सामान्य जो कॉमन जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है।
तो उनको स्पॉइलेज होने से, उनको खराब होने से जो है प्रिवेंट करता है। उसके बाद में नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जाता है। ठीक है, तो जो भी हम इस तरीके के प्रिजर्व मीट एंड फिश और को जो अगर हम लंबे समय तक रखना है, अगर आपने कभी भी ऐसी कोई शॉप देखी हो जहां पर मीट और फिश को प्रिजर्व किया जा रहा हो, तो वहां देखोगे आप नमक का काफी ज्यादा प्रयोग होता है। बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कच्चे आम जो टैमरिंड है, आंवला है, रॉ मैंगोज है, उनको अगर प्रिजर्व करना है तो भी हम नमक का, साल्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है चीनी के द्वारा परिरक्षण, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी के द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो मॉइस्चर होती है वो खत्म हो जाती है, जो इसको स्पॉइलेज होने से जो प्रिजर्व करती है, जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो यूज है जो तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित तो नहीं रह सकते हैं। और सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण भी इस विधि के द्वारा करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं गर्म एवं ठंडा करना, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब आपने देखा होगा कि हम घरों में दूध को उबाल करके रखते हैं, उबालने के बाद में हम उसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देते हैं। तो जब हम उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो जो है नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इस प्रकार से अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। जो लो टेम्परेचर होता है ना, वो भी क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वहां पर डेवलप नहीं हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो जो अब क्या कह रहा है, देखते हैं। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता। अब ये कह रहा है कि जो भाई हमारे घरों में अगर हम जो दूध देखें, थोड़े समय अगर हम उसको गर्म नहीं करें, एक दिन तक गर्म नहीं करें, तो वो हो सकता है फट जाए। लेकिन थैलियों में जो दूध आया है वो संदूषित क्यों नहीं होता है। तो अब ये कह रहे बूझो, मेरी माँ ने बताया ये दूध पाश्चीकृत है। और पाश्चीकरण क्या है, तो पाश्चराइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है। देखिए इसमें क्या होता है कि दूध को पहले गर्म किया जाता है और उसके बाद में यानी अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है गर्म किया जाता है, उसके बाद में उसको एकदम से ठंडा किया जाता है, यही पाश्चराइजेशन है। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने के से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, जो ग्रोथ होती है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो वहां पर ब्लॉक हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है, रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर के नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए हम इसे पाश्चरीकरण कहते हैं, पाश्चराइजेशन। तो लुई पाश्चर के नाम पर ही इसे पाश्चराइजेशन कहते हैं। फिर हम देखते हैं भंडारण एवं पैकिंग, स्टोरेज एंड पैकिंग की बात करते हैं। तो आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। तो एक तरीके से हम उसे क्या एयर टाइट कंटेनर के रूप में या एयर टाइट जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनके अंदर उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनके अंदर उनको रखा जाता है। अब जो टॉपिक आता है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है हम देखते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रोसेस है। सबसे पहले हम देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग क्या है। आपने कक्षा 6 और 7 में यानी 6th और 7th में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। तो एक तरह का एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो लेग्यूम पौधों में दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अब देखिए दलहन किसे कहते हैं, पल्सेस, जो दालें हैं, दाल कुल है, यानी कि ऐसे प्लांट फैमिली जो सामान्य दालें होती हैं, जैसे मटर हम कह सकते हैं, चना कह सकते हैं, इस तरीके की जो भी लेग्यूम्स होते हैं उनमें ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। स्मरण कीजिए यानी रिकॉल कीजिए आप, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं।
यानी कि उन पौधों की जो रूट होती है, उन रूट्स के जड़ों के अंदर कुछ ग्रंथिकाएं, नोड्यूल्स होते हैं, उनमें जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता भी है। अब देखिए यहाँ पर जो है सहजीविता का मतलब क्या है, यहाँ पर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है, ठीक है, इसको कहते हैं सहजीवन, साथ साथ में रहना। कभी कभी तड़ित, अब देखिए तड़ित क्या होती है, लाइटनिंग यानी कि बिजली चमकना, लाइटनिंग का जो प्रोसेस है, तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये हमारे नेचर में अपने आप होता है, जब लाइटनिंग प्रोसेस हो रहा होता है ना, उस समय नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस भी होता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है, हम जानते हैं सबसे ज़्यादा है 78%। आपको आश्चर्य होगा ये कैसे संभव है, आइए इसके विषय में हम अगले भाग में समझते हैं। देखिए इस पेज में हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक रूट का डायग्राम आपको दिखाया गया है। देखिए इन रूट्स में देखिए आप यहाँ पर ये देखिए कुछ नोड्यूल्स दिखाए गए हैं, इनमें गांठें हैं। अगर आप मोठ, मूंग, चना, इनके अगर प्लांट की रूट को देखोगे ना तो उसमें कुछ गांठें दिखाई देगी। आप कभी मौका पड़े तो देखना, उसको प्रैक्टिकली करके देखना, तो उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, उसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। तो अब हम इसको आगे इस पेज में समझते हैं क्या है। इसका नाम है नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिल। हमारे वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है। अब देखिए हमारे जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं उन या लिविंग थिंग्स हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत ही जो नेसेसरी कंपोनेंट हम कह सकते हैं। जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, हमारे प्रोटीन का एक मेन सोर्स है। प्रोटीन हमारी बॉडी का मेन सोर्स है और प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन एक मेन कंपोनेंट होता है। इसी के साथ साथ क्लोरोफिल में होता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है, विटामिन्स में होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। अब देखिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सीधे ही उपयोग कर लेते हैं ना, लेकिन हम नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु यानी बैक्टीरिया व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इसे क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी से रूट सिस्टम के द्वारा, जड़ तंत्र के द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। यानी कि देखिए हवा में नाइट्रोजन है, उसका उपयोग कोई भी नहीं कर सकता, प्लांट भी नहीं कर सकते। या तो लाइटनिंग के प्रोसेस में यानी कि जब बिजली चमक रही हो उस समय जो नाइट्रोजन है वो कुछ अदर सब्सटेंस में नाइट्रोजन जो अगर हम कहें कंपाउंड्स में चेंज होती है, या फिर ये राइजोबियम बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट करते हैं। अब मिट्टी के अंदर फिर जब वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उस समय ये उस नाइट्रोजन कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब साथ में करते हैं और उस नाइट्रोजन को अपने बॉडी के अंदर, प्लांट्स काम में ले रहे हैं अभी ये, और प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। अब उस फूड में नाइट्रोजन सप्लीमेंट होता है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। हम कहते हैं ना दालें खानी चाहिए। दाल क्यों खानी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा। लेग्यूमिनेसी फैमिली का जो भी होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो भी अपन कहते हैं मेंबर हैं, उनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। पौधे इसका उपयोग मिट्टी से कर लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके पश्चात नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण, सिंथेसिस में होता है। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। तो जो भी एनिमल हैं वो क्या करते हैं, जो पौधों के जो पार्ट्स हम खाते हैं उन्हीं से हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल होती है। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, यानी कि अब अगर कोई एनिमल मर जाता है तो उसकी बॉडी जो मसल्स वगैरह में जो प्रोटीन है उसका क्या होता है, वो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी के अंदर या कुछ फंगस होते हैं, वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में जो है वापस से चेंज कर देते हैं। हम देखते हैं ना फाउल स्मेल होती है, वो फाउल स्मेल एनवायरनमेंट में चली जाती है, कुछ सब्सटेंस वापस मिट्टी में मिल जाते हैं।
जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, स्टेबल बनी रहती है। अब 78% है तो वो स्टेबल है ना। अपन ने सुना है कि आज तक हमारे जो प्लांट्स हैं, लाइटनिंग प्रोसेस हुआ, लाइटनिंग प्रोसेस से एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन कम हो गई हो और प्लांट्स ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, उसे हमने ले लिया हो तो कम हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये एक साइक्लिंग प्रोसेस में कंटिन्यूस चलती रहती है। अब साइक्लिंग प्रोसेस को हम यहां पर देखते हैं। अब ये है नाइट्रोजन साइकिल, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा वैसे तो दिख जाएगा है ना, चलो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब देखिए ये हम देखते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन है, इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, हम देखते हैं कि लाइटनिंग प्रोसेस हुआ। हम एक नेचर का प्रोसेस लेते हैं, लाइटनिंग हुई और लाइटनिंग में क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ और वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन में बदल गई है। ठीक है, मिट्टी में कन्वर्ट, बारिश के साथ घुल करके नीचे आ गई और मिट्टी में पहुंच गई। या फिर क्या हो सकता है कि ये जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है ना, इसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु यानी कुछ बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको फिक्स करते हैं और जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में चेंज किया जाता है। नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रेट्स हम इन जनरल उसे बोलते हैं। तो नाइट्रेट्स के फॉर्मेट में ये मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अब देखिए इसका आगे सर्किल क्या होता है। अब ये जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। जितने भी प्लांट्स है ना उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। या फिर इस नाइट्रोजन का क्या हो सकता है, ये नाइट्रोजन देखिए एक अलग साइकिल में चली गई यहां से यहां तक। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि इस जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन है ना उसको वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए यहां से यहां आई, इस तरीके से ये एक साइकिल बन गई। अब अगर या तो ये होगा, ठीक है, नेचर में तो हो सकता है, इसके साथ साथ क्या हुआ, पौधों द्वारा अवशोषण हुआ। अब पौधों से कहां गई, जंतुओं के द्वारा पौधों को खाना। अब जो भी एनिमल्स हैं उन्होंने क्या किया, उन प्लांट प्रोडक्ट को खाया तो प्रोटीन चला गया और प्रोटीन के थ्रू नाइट्रोजन चली गई। अब ये जो भोजन क्या एक्सक्रीशन हुआ, जीवों की मृत्यु हुई और नाइट्रोजन अपशिष्ट बने। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रोजनस जो भी वेस्ट है वो बाद में वापस क्या चले गए, मिट्टी में चले गए। अब मिट्टी में जाने के बाद जो भी है क्या, दो प्रोसेस हैं, या तो ये या ये। इस तरीके से ये एक साइकिल चलती रहती है और हम कहते हैं नाइट्रोजन स्टेबल रहती है। अब ये नाइट्रोजन चक्र जैसे ही खत्म होता है, देखिए अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ अपना जो चैप्टर जो एक रिमेनिंग पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ अब बिल्कुल हम इनको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, शैवाल। शैवाल यानी एल्गी। ठीक है, एल्गी क्या है, ग्रीन प्लांट है जो अपना फूड खुद बनाती है। सामान्य हम जो जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर अगर हम ग्रीन कलर का कुछ पार्ट देखते हैं तो वो एल्गी है। इसके बाद में एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या होता है, किसी एक जीव के खिलाफ कोई जो पदार्थ बन रहा है वो एंटीबायोटिक्स होता है। जैसे अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस बन जाए जो दूसरे जो भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खिलाफ काम करते हों तो वो एंटीबायोटिक्स हैं, या हम इसे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के रूप में भी लेते हैं। इसके बाद में प्रतिरक्षी। ठीक है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है, उनके खिलाफ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो किसी के खिलाफ होते हैं। बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत तरह के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, हमारे लिए फायदेमंद यूजफुल बैक्टीरिया भी हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया भी हैं। वाहक यानी कि कैरियर्स, जैसे अपन कह सकते हैं कि मलेरिया क्या है, एनोफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा फैलती हैं। संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हो या हवा पानी आदि के द्वारा संचरित हो सकती हो। उसके द्वारा किण्वन यानी फर्मेंटेशन। फंगस, लैक्टोबैसिलस यानी कि जो दही में जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो इन जनरल हमें किसी बिना एपरेटस के, बिना माइक्रोस्कोप के हमें न दिखाई दे। नाइट्रोजन चक्र, अभी जो हमने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण,
जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है एनवायरमेंटल नाइट्रोजन जो होती है वो हमारे यूजफुल जिसको हम काम में ले सकें ऐसी नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना। पास्चराइजेशन, ठीक है, पास्चुरीकरण, पास्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम दूध को क्या करते हैं, रखते हैं। इसके अलावा और भी जो इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। रोगजनक क्या है, पैथोजन क्या है, रोग को उत्पन्न करने वाले कुछ जो है लक्षण। इसके बाद में हम बात करते हैं परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन। प्रोटोजोआ एक टाइप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, प्रिमिटिव एनिमल्स है। राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है। इसके बाद में टीका क्या है, वैक्सीन, ठीक है, वायरस और ईस्ट या खमीर। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये कुछ आप इसको पढ़ सकते हो, आपने क्या सीखा, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, व्हाट यू हैव लर्नड। इस तरीके से आप इन कुछ पॉइंट्स को पढ़ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट भी पढ़ लो, क्योंकि अभी तो स्टेबल कर रखी है मैंने इस स्क्रीन को। अब मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ ताकि नेक्स्ट पार्ट हो जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको पढ़ लें। फिर ये देखिए, एक बार इस पॉइंट को और दोबारा से क्लियर कर लो। चलो यहाँ से देख लो। अब देखो यहाँ ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आज अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आगे आने वाले दिनों में मैं और वीडियोस लेकर के आऊँगा। आपने ज्योग्राफी के भी लेसन पढ़े होंगे, ठीक है। ज्योग्राफी का भी आपको अभी कंटेंट अवेलेबल है, इन द फ्यूचर तो हिस्ट्री का भी मिलेगा आपको। तो इसी के साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।